नमस्कार। आज मैं शतरंज के खिलाड़ी कहानी की विशेषताओं पर बातें कर रही हूँ। 1924 ईस्वी में प्रकाशित शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद की अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के कथ्य को आधार बनाकर 1977 ईस्वी में सत्यजीत राय ने इसी नाम से फिल्म का निर्माण भी किया। कहानी की कथा वस्तु का केंद्र भारत के प्रमुख नगर लखनऊ को बनाया गया है, जहां नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में शासक के साथ साथ प्रजा भी विलासिता और आमोद प्रमोद के रंग में आपाद मस्तक डूबी हुई थी। यथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति को सार्थकता प्रदान करते हुए प्रेमचंद ने तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त विलासिता, राग रंग और लोगों के चारित्रिक पतन का जीवंत और यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। कहानी के आरंभ में ही उन्होंने लखनऊ की राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि क्षेत्रों में व्याप्त विलासिता के बारे में लिखा है। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक ही के मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। उक्त पंक्तियों के माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त लापरवाह और उदासीन मनोवृत्ति का स्पष्ट पता चलता है। जिस देश का हर प्रांत और समाज मौज मस्ती और नशे की खुमारी में डूबा हो, वहां अंग्रेजों को राज्य हड़पने में भला क्या परेशानी हो सकती थी। राजा प्रजा सभी नाच गाने और अफीम की पीनक में ही मदमस्त रहे और देश परतंत्र हो गया। देशवासियों के मन में देश की तनिक भी चिंता नहीं थी, लेकिन उनके मन में ताश और शतरंज के खेल में जीतने की प्रबल आकांक्षा जरूर थी। लोगों का मानना था कि शतरंज, ताश और गंजीफा खेलने से बुद्धि तेज होती है, फलतः व्यक्ति विचारवान होता है। इसी मानसिकता के कारण लोगों की कर्मठता, विवेकशीलता और राष्ट्रीयता समाप्त हो चुकी थी। चारों ओर अराजकता और कुशासन का वर्चस्व था। प्रजा की समस्याओं की देखरेख करने वाले सत्ताधारी ही उनका रक्त चूस रहे थे। ऐसी उदासीन स्थिति में तो राष्ट्र पर आने वाली विपदा में ईश्वर भी सहायक नहीं हो सकता। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। दोनों मित्रों की गहरी मित्रता का आधार शतरंज का खेल है। दोनों शतरंज के माहिर और मंजे हुए खिलाड़ी हैं। शह और मात के खेल के नशे में डूबे दोनों मित्रों को न अपने घर परिवार की चिंता है और न ही पराधीन देश की। कारण भी था, दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं। जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे चखौतियाँ करते थे, आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल ही दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते। मुहर सज जाते और खेल की लड़ाई के दाव पेच प्रारंभ हो जाते। फिर कब दोपहर और शाम हुई उन्हें तनिक भी खबर नहीं। खाने की भी सुध नहीं। बावर्ची विवश होकर वही खाना रख जाता और दोनों मित्र दोनों काम, खेल और खाना साथ साथ करते। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा न होने के कारण उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां लगती। बेगम के साथ साथ नौकर चाकर भी उनसे काफ़ी परेशान रहते। शतरंज खेल का नामकरण ही उन्होंने मनहूस खेल कर दिया था। मिर्जा अपनी बेगम के डर से सदैव प्रकंपित रहते। इसी कारण वे हमेशा शतरंज खेलने की लत का सारा दोष मीर के मत्थे मढ़कर बेगम के प्रकोप से बचने की कोशिश करते। एक दिन बाजी बिछी ही थी कि भीतर से बेगम ने संदेश भिजवाया कि उनके सिर में तेज दर्द है, अतः हकीम के यहाँ से शीघ्रता से दवा ले आना अति आवश्यक है।
बाजी मिर्जा के हक में जा रही थी, अतः वे उठने में टाल मटोल करने लगे। मीर दाव में कमज़ोर पड़ रहे थे, उन्हें मौका मिला, अतः वे बार बार मिर्जा से बेगम के पास जाने के लिए जोर देने लगे। अधिक देर से बेगम के पास पहुंचने के कारण बेगम मिर्जा पर गुस्से से बरस पड़ी। खुद को बचाने के लिए मिर्जा ने हमेशा की तरह सारा दोष मीर पर डाल दिया। वे बेगम से अपने आप को बचाने के क्रम में मीर की शिकायत करते हुए कहते हैं, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। बेगम कहती हैं, दुत्कार क्यों नहीं देते? मिर्जा कहते हैं, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। मिर्जा साहब जो काम नहीं करना चाहते या नहीं होने देना चाहते, उसे उनकी बेगम पूरा कर देती हैं। झल्लाई हुई वे दीवान खाने पहुंचकर बाजी उलट देती हैं। गनीमत थी कि मीर बाहर टहल रहे थे। बेगम के आक्रोशित तेवर देखते ही वे चुपचाप अपने घर की राह पकड़ लेते हैं। मिर्जा बेगम के डर से निकले हकीम के घर जाने के लिए, परंतु जा पहुँचे मीर साहब के घर। अब बहुत विचार विमर्श के बाद मीर साहब के घर में बाजी बिछने लगी। अब परेशानी मीर साहब की बेगम और उनके नौकर चाकरों को होने लगी। जहाँ पहले इनके नौकर चाकर खाली बैठकर मक्खियाँ मारा करते थे, अब उन्हें काम करना पड़ता। मोहल्ले के 2-4 पुराने जमाने के लोग आपस में अमंगल कल्पनाएं करते। अब खैरियत नहीं, जब हमारे रईसों का यह हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। दोनों मित्र नवाब के सिपाह सलार और रक्षक भी हैं। एक दिन नवाब का घुड़सवार उनके दरवाजे पर उनके बारे में पूछताछ करने आता है। नौकर उसे बाहर से ही विदा कर देते हैं, परंतु मीर आशंकित होते हैं। नवाबी सेना को उनके सिपाहियों की दरकार थी। यह जानकर मीर और मिर्जा की आत्मा कांप उठती है कि कहीं उन्हें मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मारे जाएंगे। अतः दोनों खिलाड़ी बचने का बेहतर तरीका ढूंढते हैं कि घर में रहा ही ना जाए। यह अलग बात है कि यह काम मीर साहब की बेगम ने करवाया था। फलतः अब शतरंज की बाजी एक पुराने और वीरान मस्जिद में जमने लगी। अब उन्हें दुनिया की कोई फिक्र ना रहती। इधर दोनों मित्र किश्त, शह आदि शब्दों में व्यस्त थे और दूसरी तरफ कंपनी की फौजें लगातार लखनऊ की तरफ बढ़ रही थीं। शहर छोड़कर लोग देहातों की ओर भागने लगे, परंतु इन दोनों खिलाड़ियों को इन अप्रिय और अनहोनी घटना के कारण कोई चिंता नहीं। वे घर से निकलते तो गलियों से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचते कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की नज़र उन पर न पड़ जाए, वे बेकार में पकड़ नहीं लिए जाएं, इस चिंता से वे दोनों उद्विग्न और संत्रस्त थे। एक दिन मिर्जा की बाजी कमज़ोर पड़ गई। मीर उन्हें किश्त पर किश्त देने लगे। उसी समय कंपनी के घुड़सवारों की एक फौज पास से गुजरी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर मिर्जा को इस दहशत भरी आशंका से सचेत करते हैं, परंतु किश्त इस बार मिर्जा के पक्ष में होती है। अतः वे मीर की बातों पर ध्यान न देकर उन्हें अपना किश्त बचाने के लिए कहते हैं। इन दोनों का खेल जारी रहता है। शाम तक की स्थिति के बारे में कहानीकार ने लिखा है, 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था।
यह राजनीतिक अधःपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा मीर से नवाब की गिरफ्तारी पर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, परंतु मीर उनसे शह बचाने को कहते हैं। मिर्जा मात खाते हैं। बादशाह को लेकर सेना सामने से निकल जाती है। उनके जाते ही मिर्जा पुनः बाजी बिछा देते हैं। हार की चोट बुरी होती है। मीर अपने मित्र मिर्जा से नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कहने को कहते हैं, परंतु मिर्जा साहब की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी होती है। वह हार का बदला चुकाने को अधीर हो रहे होते हैं। मिर्जा को लगातार हारते देख मीर अत्यधिक उत्साहित होते हैं। मिर्जा की झुंझलाहट तीव्र हो जाती है। दोनों मित्रों में खेल के दाव पेच को लेकर बतकही गाली गलौज पर उतर आती है। इतना ही नहीं, बारी बारी से दोनों के खानदान बदजुबानी के कारण दग्ध और कलंकित होते हैं। दोनों के बीच का प्रगाढ़ प्रेम शतरंज के इस महायुद्ध के कारण धूमिल और शिथिल होता है। घास छिलने वाला, बावर्ची आदि संज्ञाओं से वे एक दूसरे के खानदान को विभूषित करने लगते हैं। उनकी कुछ पंक्तियों को देखिए। मिर्जा: अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ चढ़कर बातें ना कर। मीर: जबान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली। है हौसला? मिर्जा: आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए, इधर या उधर। आक्रोशपूर्ण बतकही और नोक झोंक से जब आत्मा संतृप्त नहीं होती तो वीर पुरुष अपनी तलवारें निकाल लेते हैं, और हुआ भी वही। दोनों मित्रों की ओर से तलवारें चमकने लगीं। नवाबी जमाने में सभी के पास तलवारें रहती ही थीं। कहानीकार ने उनकी वीरता के संबंध में व्यंग्यपूर्ण ढंग से लिखा है, दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों घायल होकर गिर पड़ते हैं और दम तोड़ देते हैं। इनकी कायरतापूर्ण वीरता पर प्रेमचंद ने लिखा है, अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू ना निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थीं। कहानी इन्हीं पंक्तियों के साथ समाप्त हो जाती है। निष्कर्षतः यह कहानी लड़खड़ाते हुए राष्ट्र की करुण व्यथा कथा है। इस निराशा भरे माहौल में भी व्यक्तिगत वीरता और साहस की कमी नहीं थी, परंतु राष्ट्र के प्रति लोगों की निष्ठा और भक्ति निःशेष थी। शतरंज के वजीर की रक्षा के लिए दोनों गहरे मित्र एक दूसरे के खिलाफ तलवार उठाते हैं और शहीद हो जाते हैं, परंतु अपने बादशाह के कैद होने पर उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती है। उनकी रक्षा के लिए तलवार उठाना तो बहुत दूर की बात है। कहानी का अंतिम दृश्य पाठकों को कुछ सोचने समझने के लिए विवश कर देता है। यह दृश्य राष्ट्र के पूरी तरह से परतंत्र होने का प्रमाण है। जब राष्ट्र में व्यक्तिगत हित सर्वोपरि हो जाता है तो निश्चित तौर पर वह राष्ट्र परतंत्रता का शिकार हो जाता है। भारतीय इतिहास में हिंदू राजाओं के पतन को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। शतरंज के खिलाड़ी जैसी रचनाएं हर उस युग में प्रासंगिक हैं जहां निजी स्वार्थ देश हित पर हावी हो जाता है और जहां आमोद प्रमोद, विलासिता, शानो शौकत, रईसी आदि प्रतिष्ठित होते हैं। राष्ट्रीय चेतना का विलुप्त होना ही राष्ट्र की गुलामी के आमंत्रण का संकेतक है। राष्ट्रीय पतन की कहानी होते हुए भी उक्त कहानी में अप्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रीय उत्थान का स्वर अभिव्यंजित होता है। उक्त कहानी की कथा वस्तु के संदर्भ में भगवती चरण वर्मा की कहानी मुगलों ने सल्तनत बख्श दी का जिक्र करना यहाँ संगत होगा, जिसमें ढहते हुए मुगल शासन व्यवस्था की सच्चाई पाठकों के समक्ष उपस्थित होती है।
अंग्रेज एक के बाद एक भारत के सभी प्रांतों पर प्रभुत्व जमाते चले जाते हैं और मुगल शासक लगातार अपनी कायरता छिपाते रहते हैं। शतरंज के खिलाड़ी में भी पतन की ओर अग्रसर नवाबी शासन व्यवस्था की पोल प्रेमचंद ने खोल कर रख दी है। शतरंज का खेल हमारे सामंती शासकों ने भी खेला और अंग्रेज़ों ने भी। खेले गए इस खेल में निश्चित रूप से जीत अंग्रेज़ों की हुई और हमारा राष्ट्र पराधीन हो गया। कहानी में हिंदुस्तान की जर्जर शासन व्यवस्था द्वारा यह सच्चाई पूरी कड़वाहट और तल्खी के साथ उभरी है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है कि लोग अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर देश हित को सर्वोपरि स्थान दें। मानव जीवन की सार्थकता भी इसी कर्म और धर्म में निहित है। अपने देश के लिए अपने प्राणों के बलिदान और उत्सर्ग कर देने में ही जीवन की शोभा है। धन्यवाद।